Hello student, today I will explain you the remaining part of evolution. Experimental evidences in support of biological theory of origin of life. ओरिजिन ऑफ लाइफ की बायोलॉजिकल थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। मिलर तथा यूरेज एक्सपेरिमेंट। स्टेनले मिलर एंड हेरोल्ड यूरे इन 1953 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में इसमें बताया जाएगा। He took mixture of water vapor, methane, ammonia and hydrogen. उन्होंने वाटर वेपर, मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन को एक फ्लास्क में लिया था और इस मिश्रण को उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हुए एक सप्ताह तक रखा था। तो उस फ्लास्क के अंदर इलेक्ट्रोड थे। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई थी तो उसके अंदर स्पार्किंग हो रही थी। नाउ ही पास मिक्सचर इन कंडेंसर। जो फ्लास्क में मिक्सचर लिया था उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था, उसके बाद उस मिक्सचर को कंडेंसर के अंदर पास किया। कंडेंसर के अंदर जब पास होता है तो जो वाटर वेपर थी, उसकी जो वेपर्स थी उसमें कंडेंस हो जाती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं और वो ठंडा हो जाता है। जब कंडेंसर के अंदर ये मिक्सचर पास हुआ तो उससे क्या रिजल्ट निकला? फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन तथा एस्पार्टिक एसिड। जब कंडेंसर के अंदर इस मिक्सचर को पास किया तो उसके अंदर जो मिक्सचर था उसके अंदर कुछ एमिनो एसिड्स बने, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन तथा एस्पार्टिक एसिड। मिलर presumed and suggested that the nature also electric discharge produced during the lightning in the primitive atmosphere. मिलर ने ऐसा सोचा और बताया कि नेचर के अंदर भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जब लाइटनिंग, बिजली चमकती है। तो उस समय जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उस समय भी बिजली चमक रही थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था, जिसके कारण रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम मेथेन, वाटर वेपर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था लाइटनिंग या थंडरिंग के कारण, तो उसके कारण जो मीथेन, वाटर वेपर तथा अमोनिया और हाइड्रोजन थे वो आपस में रिएक्ट करके एमिनो एसिड को फॉर्म कर रहे थे। मिलर तथा यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए जो एपरेटस लिया था उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे आप। यहाँ पर एक फ्लास्क लिया है, इस फ्लास्क के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं और इस फ्लास्क के अंदर कौन सा मिक्सचर लिया उनने? मेथेन, अमोनिया, वाटर वेपर तथा हाइड्रोजन का। इस फ्लास्क के अंदर मिक्सचर को लेकर, इलेक्ट्रोड के लेकर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसमें स्पार्किंग हुआ। स्पार्किंग होने के बाद उन्होंने इस मिक्सचर को कहाँ पास किया? नीचे की तरफ एक कंडेंसर है, उसके चारों तरफ कोल्ड वाटर है। जब ये मिक्सचर कंडेंसर के अंदर आया, कोल्ड वाटर से कूल्ड हो गया, जिससे इसके मॉलिक्यूल क्या हो गए? कंडेंस हो गए, पास पास में आ गए। अब इसके बाद ये जो मिक्सचर है कहाँ पास हुआ? ये जो मिक्सचर है दूसरे एक बॉइलिंग वाटर के अंदर आया और इस बॉइलिंग वाटर के अंदर फिर देखा कि इसके अंदर क्या क्या दिखाई दिया। तो इसके अंदर उनको दिखाई दिया कुछ एमिनो एसिड, जैसे एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड तथा ग्लाइसिन। उसी समय जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था तो उस समय भी थंडरिंग होती थी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता था, जिसके कारण वाटर वेपर, मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन से उसी तरह से एमिनो एसिड फॉर्म होते थे, जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन तथा एस्पार्टिक एसिड। तो उन्होंने, मिलर तथा यूरे ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को शो किया था। इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें वायरस का क्या इम्पोर्टेंस आप वो देखेंगे। फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ओरिजिन ऑफ वायरस। और लाइफ का जब ओरिजिनेशन हुआ था तो उसका पहला रिवॉल्यूशन था वायरस की उत्पत्ति, विच कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। और जो वायरस होता है उसके अंदर लिविंग कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। Now I will you discuss about the living characteristic of viruses. वायरस के अंदर जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो सभी लिविंग्स के अंदर होता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। जो वायरस होते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है।
दे शो द म्यूटेशन, ये म्यूटेशन को शो करते थे। सडनली चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, जो कि सीवियर होते हैं। दे कॉज ए डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, इनके द्वारा प्लांट और एनिमल डिजीज कॉज होती, बीमारियाँ फैलाई जाती हैं। हेरिडिटी इज प्रेजेंट, ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। द पजेसेस द सेंसिटिवनेस, ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब किसी भी स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करते हैं। दे आर अनेबल टू ग्रो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ग्रो नहीं कर पाते। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, फर्स्ट वन सेल्स एब्सेंट, इनमें कोई सेल नहीं होती है। सेकंड, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे क्रिस्टल ऑफ साल्ट एंड क्रिस्टल ऑफ शुगर, ठीक है, उसी तरह से इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। थर्ड वन, एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल नहीं होती तो इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है। फोर्थ वन, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता और कोई मेटाबॉलिज्म जैसी प्रोसेस नहीं होती। और लास्ट वन, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इनमें कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हुआ था इसके बारे में कुछ एविडेंसेस मिले थे। फर्स्ट एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, लियोनार्ड द विंसी नोन एज फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, लियोनार्ड द विंसी जो थे एक साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जॉर्ज कुरियर नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, जॉर्ज कुरियर जो हैं वो मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के फाउंडर हैं। Fossils, the traces, remains or impression left by the organism that lived in past, which have been preserved in rock pod, others are called fossils. पहले कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे उनके कुछ चिन्ह, इम्प्रेशन जो चट्टानों में आज जब खुदाई होती दिखाई देते हैं, तो ये जो ट्रेसेस होते हैं, रिमेन्स और इम्प्रेशंस होते हैं, इनको फॉसिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फर्स्ट वन, प्रिंट फॉसिल्स, formed by the decay of dead plant or animal body on soft और semi soft clay, जब प्लांट और तथा एनिमल की जो बॉडी होती है डेड हो जाती है, वो जो सॉफ्ट मिट्टी होती है उसके अंदर उनके फुट प्रिंट दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो फॉसिल्स होते हैं उनको प्रिंट फॉसिल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो डेड एनिमल और प्लांट होते हैं इनका जो मटेरियल होता है वो तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, केवल उनका प्रिंट वहाँ पर उस सॉफ्ट क्ले के अंदर दिखाई देता है। सेकेंड वन, कास्ट और मोल्ड फॉसिल्स, इन दिस शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व एज मोल्ड, ये जो फॉसिल्स होता है इसमें ऑर्गेनिज्म का कोई भी मटेरियल नहीं होता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म का जो शेप होता है एज इट इज़ मोल्ड के फॉर्म में वो सॉइल्स के अंदर शो होता है। थर्ड वन, पेट्रिफाइड फॉसिल्स, हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रिजर्व एज साल्ट, जो बॉडी के हार्ड पार्ट होते हैं वो सॉइल के अंदर सॉल्ट के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। जब उस सॉइल की खुदाई होती है, चट्टान की खुदाई होती है, तो ये सॉल्ट ही आपको एज अ फॉसिल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, शेल ऑफ मोलस्क, मोलस्क के जो शेल होते हैं वो सॉल्ट के फॉर्म में एज अ फॉसिल्स के रूप में दिखाई देते हैं। फोर्थ वन, कंप्रेशन फॉसिल्स, कंप्रेस कर देना मतलब ऊपर से दबा देना, जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो ऊपर से इनके ऊपर मिट्टी के द्वारा कंप्रेशन लगता है जिससे इनकी बॉडी कंप्रेस हो जाती है। द प्लांट और एनिमल बॉडी कंप्रेस ड्यू टू द हैवी प्रेशर ऑफ अर्थ, जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो इनके ऊपर जो सॉइल होती है, अर्थ होती है, उसका एक प्रेशर लगता है जिससे उनका जो फॉसिल्स होता है कंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट वन, कोल बाल्स, इट इज़ टाइप ऑफ कंप्रेशन बट डार्क कलर्ड, ये भी कंप्रेशन का एक टाइप होता है लेकिन जो फॉसिल्स का कलर होता है बिल्कुल कोयले की तरह काला होता है। 6 इम्प्रेशन फॉसिल्स, व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई इन द लेयर ऑफ स्टोन रॉक, जब कोई ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है चट्टानों के अंदर तो उससे जो एक जो फॉसिल्स बनता है उसको इम्प्रेशन फॉसिल्स कहते हैं। 7 अम्बर फॉसिल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ रेजिन ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर जो रेजिन होता है उसका जो प्रिजर्वेशन होता है
तो खुदाई के दौरान जो दिखाई देता है रेजिन, उसको कहते हैं अम्बर फॉसिल्स। नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स। अब ये जो फॉसिल्स मिलते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स वी फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स। जब कोई फॉसिल्स मिलता है तो उसके द्वारा उस फॉसिल्स की एज को पता लगाया जा सकता है। सेकंड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स के द्वारा उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर तथा उसके बिहेवियर का पता लगाया जा सकता है। तथा एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट टाइम, तथा इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म था उस समय चारों तरफ का वातावरण कैसा था। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स इन रॉक्स। अब रॉक तथा फॉसिल्स के एज का डिटर्मिनेशन करेगा, उसके लिए दो मेथड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन, यूरेनियम 238 मेथड। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। इन 4.5 बिलियन ईयर्स एटम्स ऑफ यूरेनियम 238 चेंज इनटू Pb206। 4.5 लाख करोड़ वर्ष में यूरेनियम 238 चेंज हो जाता है लेट 206 के अंदर। ये जो पीरियड होता है जिसमें यूरेनियम कन्वर्ट होता है लेट के अंदर, इस पीरियड को कहते हैं लाइफ ऑफ द यूरेनियम। ये यूरेनियम की लाइफ होती है, उसका पीरियड होता है। It has been estimated that the 1 million gram of uranium produced the 17,600 grams of lead in 1 years। ऐसा माना जाता है कि एक साल के अंदर 1 मिलियन ऑफ ग्राम जो होता है वो कितना लेड प्रोड्यूस करेगा? 17,600 ग्राम लेड प्रोड्यूस करेगा। Therefore, by calculating the amount of lead in a rock, ये जो अमाउंट होता है रॉक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि रॉक की क्या एज है तथा फॉसिल्स की क्या एज है। सेकेंड मेथड इज रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। रेडियो एक्टिव कार्बन C14 loses 1/2 of its radioactivity in about the 4760 years। यहाँ पर रेडियो एक्टिव कार्बन C40 को लिया है, इसका जो 1/2 होता है वो लॉस हो जाता है कितने साल में? 4760 ईयर्स के अंदर। तो ये जो पीरियड होता है इस पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन कहा जाता है। मतलब C14 का जो हाफ पार्ट होता है 4760 ईयर्स में हाफ हो जाता है, मतलब वो C14 का हाफ लाइफ ऑफ पीरियड होगा। When the bones are formed, the small amount of C14 and remains constant throughout the life in organism। जब बोन्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें स्मॉल अमाउंट में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 भी होता है जो पूरी लाइफ टाइम उसमें कांस्टेंट रहता है। आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रेडियो एक्टिविटी इज ग्रेजुअली लॉस्ट। जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसकी बोन्स के अंदर जो कार्बन 14 होता है उसकी रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। The amount of C14 in bones help to get time of death and fossilization of organism। तो ये जो बोन्स के अंदर कार्बन 14 होता है उसकी हेल्प से आप उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई थी और वो कब फॉसिल्स में कन्वर्ट हुआ था ये पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जो फॉसिल्स मिले थे उनके बारे में अब देखेंगे। फर्स्ट वन, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़े का विकास। स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। यदि अपने पूर्वज की कोई हिस्ट्री की स्टडी की जाती है तो उसको फाइलोजेनी कहा जाता है। अर्लीस्ट एंसेस्टर ऑफ हॉर्स 18.5 इंच एंड देयर फीट हैड 4 टोज। ठीक है, प्राचीन काल में जो हॉर्स था वो कितना बड़ा था? 18.5 इंच बड़ा था, उसके पैर के अंदर 4 उंगलियां थी। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, जब उसके अंदर इवोल्यूशन हो रहा था तो उसका हेड और नेक वाला जो पोर्शन है वो लंबा हो गया। ठीक है, उसकी हाइट बढ़ गई और जो उसके लिम्फ थे रिड्यूस हो गए। मतलब उसके अंदर जो 4 उंगलियां थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। These changes long-legged horse evolved with the height about 4 feet and 1 digit. It is called a hoof।
इन सब चेंज के बाद जो हॉर्स बना था, अब उस हॉर्स के अंदर उनके पैर बहुत बड़े थे, उसकी हाइट 4 फीट की थी तथा उसमें केवल एक ही उंगली थी जिसको हुप या खुर कहा जाता है। अब इस चार्ट के द्वारा मॉडर्न हॉर्स का इवोल्यूशन देखेंगे। जो एंसेस्टर हॉर्स था उसको इओहिपस कहते थे। वो किस एपिक के अंदर था? इओसिन के अंदर था। आज से 5 करोड़ वर्ष पहले था। उसकी हाइट जो थी 0.4 थी और उसके अंदर पैर में जो उंगलियां थी वो कितनी थी? 4 थी। इओहिपस कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? मीजोहिपस के अंदर। अब इस मीजोहिपस का जो डेवलपमेंट हुआ था ओलिगोसिन एपिक में हुआ था। आज से 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जिसकी हाइट 0.6 फीट थी। अब इसके अंदर जो इसके पैर थे उसमें 4 की जगह 3 उंगलियां थी। इसके बाद इवोल्यूशन हुआ था मेरीहिप्पस का। ये मियोसिन एपिक के अंदर हुआ था, आज से 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसकी जो हाइट थी वो 1 फीट थी। इनके पैरों में जो उंगलियां थी वो 3 थी। बीच वाली जो उंगली थी वो बड़ी थी, लेकिन साइड वाली दोनों जो उंगली थी वो छोटी थी। मेरीहिप्पस से प्लियोहिप्पस का डेवलपमेंट हुआ था प्लियोसिन एपिक के अंदर बिफोर 1 करोड़ ईयर्स, 1 करोड़ साल पहले। इसकी हाइट 1.2 फीट थी और इसके जो पैर थे उसमें केवल एक उंगली थी। प्लियोसिन से इक्वस मॉडर्न हॉर्स का डेवलपमेंट हुआ। कौन से एपिक में? प्लिस्टोसिन एपिक में हुआ था। आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी हाइट जो थी 1.6 फीट थी। इसके जो पैर थे उसमें केवल एक उंगली थी जिसको खुर कहा जाता है। मतलब जो एंसेस्टर हॉर्स था इओहिपस था, उससे डेवलपमेंट हुआ मीजोहिपस से का, उससे डेवलपमेंट हुआ मेरीहिपस का, उससे डेवलपमेंट हुआ प्लियोहिपस का, और लास्ट में जो आज का प्रेजेंट हॉर्स है उसको कहते हैं इक्वस या मॉडर्न हॉर्स। आर्क्योप्टेरिक्स डिस्कवर्ड इन 1861। किसने डिस्कवर किया था? एंड्रियस वेगनर ने। कहाँ से डिस्कवर किया था? बेवेरिया इन जर्मनी से। इट इज़ आल्सो नोन एज रेप्टाइल बर्ड। इसको रेप्टाइल बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म था ये था, इस एनिमल के अंदर रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर भी थे और बर्ड लाइक कैरेक्टर भी थे। तो यहाँ पर आप डील करेंगे रेप्टिलियन फीचर्स के बारे में और बर्ड लाइक फीचर्स के बारे में। सबसे पहले डील करेंगे रेप्टिलियन फीचर्स। स्मॉलर टीथ एंड लॉन्ग टेल। इनके अंदर जो टीथ थे वो छोटे थे और इनकी जो टेल थी वो बड़ी थी। सेकेंड, बीक एंड बीक कॉनिकल थी। टीथ रिसेंबल विद द रेप्टाइल। इनके अंदर बीक मतलब चोंच भी थी और चोंच के अंदर दांत भी होते थे। विंग्स हैव द क्लेव्ड डिजिट। इनके जो पंख थे उसमें नाखून थे। स्केलेटन फ्रेमवर्क, जो बॉडी के अंदर स्केलेटन था मतलब हड्डियों का एक कंकाल था। ये सारे जो कैरेक्टर है रेप्टिलियन कैरेक्टर हैं। अब पढ़ेंगे बर्ड लाइक फीचर्स। प्रेजेंस ऑफ विंग्स। इनके अंदर पंख भी थे। विंग्स आर द फेदर्स, ठीक है। और उनके अंदर छोटे छोटे पंख भी थे। उड़ने वाले पंख भी थे और छोटे छोटे पंख भी थे। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। homologous organ, analogous organ. Homologous organ which are similar in structure and origination. ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर तथा ओरिजिनेशन सेम होता है लेकिन फंक्शन कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उनको होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इन सभी एनिमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ था वो एक जैसा हुआ था। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बाहर से अलग अलग दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, फोरलिम्ब ऑफ फ्रॉग, मेंढक के आगे के पैर, मनुष्य के जो हाथ और चमगादड़ के पंख तथा हॉर्स के आगे के पैर। इन सभी का स्ट्रक्चर तथा ओरिजिनेशन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। जो फ्रॉग के फोरलिम्ब होते हैं वो जंपिंग में काम आते हैं। जो मनुष्य के हाथ होते हैं पकड़ने का काम करते हैं। जो चमगादड़ के पंख होते हैं उड़ने का काम करते हैं। और जो हॉर्स के फोरलिम्ब्स होते हैं वो दौड़ने का काम करते हैं। अब पढ़ेंगे एनालॉगस ऑर्गन। ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओरिजिन।
ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर तथा ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन सभी के फंक्शन कैसे होंगे, सेम होंगे, तो ऐसे ऑर्गन क्या कहलाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन कहलाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं क्या इंडिकेट करते हैं कि इन सभी एनिमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो अलग अलग तरह से हुआ है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं तथा काम भी सेम करते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बेट एंड बर्ड। चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं, बर्ड के जो पंख होते हैं वो भी उड़ने का काम करते हैं, और बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं वो भी उड़ने का काम करते हैं। लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो ओरिजिनेशन होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन सभी के फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं।